नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल का टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब फरार है। लुकआउट नोटिस केंद्र की एजेंसियों ने उसके खिलाफ जारी कर दिया है, क्योंकि एक ऑडियो क्लिप में यह पता लगा था कि वो बांग्लादेश भाग सकता है। बांग्लादेश की सीमा लगती है और एक बड़ा नेक्सस ये शाहजहां शेख चला रहा था। और जिस तरह का नेक्सस इसने बना रखा था, यह कहा जा रहा है कि इसने अपनी एक पर्सनल सेना बना रखी थी, जिनके पास बगैर नंबर प्लेट की वो गाड़ियां चलाते थे, बाइक उनके पास थी, हथियारों से लैस रहते थे। वो उगाही करना, किसी के भी प्लॉट और खेत पर कब्जा करना, गुंडागर्दी करना, ये ऐसे लोगों से करवाता था जो इसके वो पर्सनल लेक्सस चलाने वाले लोग थे। और इसलिए अब ये मामला एनआईए को ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि अब इसमें यह दिखाई दे रहा है कि जो ये गुंडे इसने भर्ती कर रखे थे, कहा यह जा रहा है कि उनको बाकायदा वेतन दिया जाता था। और अगर उनके जरिए कोई इस तरह का काम कराया जाए, जैसे कि अभी आप देखिए कि ईडी के अधिकारियों पर जो हमला हुआ है, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, उसमें युवा भी शामिल थे। ये जो हमलावर हैं, ये खबर आ रही है कि 500-500 रुपए उनको इनाम के तौर पर भी दिए गए हैं। और ऐसा इसी तरह का काम ये करवाता था। एक फोन करना है, पूरा नेक्सस इसने बना के रखा था ग्रुप का, कि एक व्यक्ति को ये फोन करेगा, वो व्यक्ति अगले 10 लोगों को फोन करेगा, और इस तरह से 10 मिनट के अंदर 500,000 लोगों की भीड़ ये इकट्ठी कर देगा। ईडी के अधिकारी और सीआरपीएफ के अधिकारियों पर जो उन्होंने बताया है कि 800 से 1000 लोगों की भीड़, सोचिए अचानक आपके ऊपर धावा बोल दे, तो वो जो 14-15 सीआरपीएफ के अधिकारी भी थे, अगर वो गोली भी चलाते तो कितनी, और फिर क्या कत्लेआम मचता, कितनी महिलाएं मारी जाती, उसको लेकर कितना बवाल हो सकता था। लेकिन इन लोगों की पूरी मंशा थी कि किसी तरह इनको उकसाया जाए और मार दिया जाए। नेता फरार हो गया है। अब ये वो ऑडियो बना करके कह रहा है मैं इसमें दोषी नहीं हूं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी सरकार में जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खुली छुट्टी अपराध करने के लिए दी जा रही है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि वहां गुंडागर्दी इस कदर है कि कोई कानून नाम की चीज बांग्लादेश में कोई कानून नाम की चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। टीएमसी के गुंडे और पुलिस असहाय है। भाई, पुलिस तो वो करती है जो राज्य की सरकार चाहती है। पुलिस में अधिकारी ऐसे हैं, लेकिन उनके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हमारे साथ मिल जाओ, नशे का कारोबार करो, अवैध घुसपैठ कराओ, और बाकी जो है पशु का तस्करी कराओ, तो पैसे लो और काम पे जाओ, पैसे पकड़ो, वरना नहीं सुनोगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, नहीं सुनोगे आपके ऊपर भी हमला कर दिया जाएगा। और मजाल है कि आप टीएमसी के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ किसी थाने में एफआईआर करा पाए, पुलिस के अधिकारी भी नहीं करा पाते। अब हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार अब वाकई में एक्शन में है, लेकिन जनता की मांग है राष्ट्रपति शासन। और आम जनता जो टीएमसी के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकती, किसी ना किसी माध्यम से अगर वो मीडिया या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये हाल आज कर दिया है कि जो कम्युनिस्टों का शासन यहां रहा, उस कम्युनिस्टों के शासन में एक बात नहीं थी जो आज है, और वो है बड़ी संख्या में बांग्लादेश के घुसपैठिए और रोहिंग्या। ये जो बड़ी संख्या में आए हैं, ये ऐसे निरंकुश हैं कि इनके जरिए वहां अपराध कराया जा रहा है। जिसका चाहे मर्जी है, जिसके ऊपर हमला कर दें, जिसके मकान में आग लगा दें, जिसके साथ रेप कर दें, इनका कुछ होना नहीं है। अपराध करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, क्योंकि सरकार में जो लोग हैं, ममता बनर्जी जो सीएम हैं, भाई उनको लगता है कि उनकी सरकार में उनके कार्यकर्ता हैं, ये उनके लिए तो काम करते हैं। लेकिन ये सीधी चुनौती अमित शाह को है कि इस तरह की स्थिति में वो कैसे यहां 2024 का लोकसभा चुनाव जो होना है, जिसकी जिम्मेदारी अमित शाह ने ली है, कैसे इन चुनाव को करवाएंगे। पहला चुनाव जो 19 का हुआ था और अब में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया है। इस समय अपराध चरम पर है, उनके पास पैसे आ गए हैं और एक तय कर लिया है। आपको बता दूं, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ना, इनको आप देखेंगे बड़ी होशियारी से, जब इलेक्शन आएगा ये पहले वोट डालेंगे दिल्ली में, अगर दिल्ली में इलेक्शन है, यहां से ट्रेन और बस के जरिए अब ये भी चालाकी करते कि भेष बदलकर 5-5, 10-10 के
वेश में आप देखेंगे दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है, दाढ़ी कटवा दो, जालीदार टोपी मत पहनो, कैसे पहचानोगे आप? ट्रेन में बाकायदा रिजर्वेशन कराकर जाएंगे, बसों को पकड़कर टुकड़ी टुकड़ी में जाएंगे और ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और एक सूत्री कार्यक्रम इनका है, भाजपा को हराने वाली पार्टी को वोट देना। जो भी ऐसी पार्टी इनको लगती है कि बीजेपी को हरा सकती है, उत्तर प्रदेश में इन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी हरा सकती है, तो ये उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह जाकर सपा को वोट करेंगे। इन्हें लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौती दे सकती है, तो ये आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। इनको लगता है टीएमसी ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हरा सकती है, एकजुट होकर टीएमसी को वोट देंगे। और यही लोग केरल में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करते हैं। और इस सबको चलाने वाले, जो नेक्सस चलाने वाले लोग हैं, जिसमें ये शाहजहां शेख भी है, इसका एक तरीका है कि इन लोगों को बल्क में आदमी मुहैया कराने के लिए कुछ पार्टियां ये संपर्क करती हैं, ये वहां से करोड़ों रुपए लेते हैं और उस करोड़ों रुपए लेकर के ये ठेका ले लेते हैं। हाँ भाई, तुमको 10,000 आदमी चाहिए, हम देंगे। अब ये 10,000 की व्यवस्था कैसे होगी? इनका पूरे देश में नेक्सस है, कहां कहां इनके लोग ठहरे हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में एक एरिया है ईस्ट दिल्ली के अंदर सीमापुरी, और इस सीमापुरी में, नाम ही सीमापुरी है, यूपी का बॉर्डर, यूपी के लिए खतरा बने हुए हैं। चैन स्नैचिंग, लूटपाट, इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। इनकी महिलाएं भेष बदलकर, हिंदू नाम रखकर, हिंदू फर्जी आई कार्ड बनाकर, आधार कार्ड तक भी बनाए हुए हैं, घरों में काम करने जाती है, रेकी करती हैं और कभी भी मौका मिलने पर अपराध। ये सब चल रहा है सीमापुरी में बड़े पैमाने पर। आप अगर डीटीसी की वहां डिपो है, उस डिपो के आसपास देखेंगे इनकी पूरी बस्ती सीमापुरी में बसी हुई है। सड़क के किनारे कबाड़ा बीनना, कबाड़ी का काम करते हैं, सारे अवैध धंधे वहां होते हैं। और ये दिल्ली में, देश की राजधानी में हो रहा है। दिल्ली की पुलिस केंद्र के पास है, लेकिन वहां कोई इनको कुछ टच करके बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता। हमला इसी तरह हो जाएगा जैसा वहां नौखाली में हुआ है। ये सीधा अमित शाह को चुनौती है, उनके गृह मंत्रालय को चुनौती है। और ये देश में हो रहा है। 10 साल मोदी सरकार को केंद्र में हो गया, तब भी हो रहा है। ये सरकार को, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जब उन्होंने इतने सारे अध्यादेश लाकर कानून बदले, भाई एक कानून और बदल देते। सीए पर जैसे ही केंद्र सरकार कोई बात करती है, आपने देखा, तुरंत ओवैसी जैसे लोग, बाकी लोग उठकर सामने आएंगे और इनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में मानव अधिकार की दुहाई देकर इनको यहीं रहने देने के लिए पक्षधर हो जाएंगे। और पिछले दिनों तो एक और ताज्जुब की बात देखने को मिली, और अब तो पता लग ही रहा है कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग किस तरह से मिले भगत है। कि कुछ वो गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाता है, उसने कुछ लोगों को ऐसा किया कि वो घुसपैठिए जो आ रहे थे रोहिंग्या, उनको भोजन, व्यवस्था, ठिकाना, सब कुछ। और दिल्ली दंगे जब हुए, हमने देखा किस तरह का काम हो रहा था। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, आपको बता दूं कि इस सब में ये जो है, अब अभी तो राशन घोटाला है, इस तरह के अनेक घोटाले पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं। मेरा एक मित्र वहां रहते हैं, उन्होंने बताया है कि जिस तरह से नारदा सारदा घोटाला हुआ है, आने वाले दिनों में मैं आपको एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा करूंगा। और ये खुलासा ये है कि वहां इसी तरह से ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो होटलों में रह रहे हैं, लंबे समय से होटलों में रह रहे हैं। केंद्र सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। केंद्र सरकार की एजेंसियां वहां जाएं तो पाएंगी कि ऐसे बहुत लोग हैं जो घरों को छोड़कर होटलों में रह रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, कंपनियों का पैसा ड्यू है, किन्हीं कंपनियों का जो जमीन के नीचे केमिकल और बाकी चीजों का पता लगाती है, वो सर्वे वाली कंपनी, उनके पैसे रुके हुए हैं, कंपनी का पता आता नहीं है, लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, 10,000, 20,000 और इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए की पेमेंट बताकर, उनको फर्जी मैसेज दिखाकर एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ज्यादातर इन नेक्सस को चलाने वाले लोग, जो मैंने बताया पैसा इकट्ठा लोगों से कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में एक विशेष धर्म के लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, या तो रोहिंग्या हैं, या तो उन्हीं के सब धर्म के लोग हैं।
और पूरा उसमें मिलीभगत टीएमसी के लोगों की भी दिखाई दे रही है। लोग नाम नहीं लेते क्योंकि उनको डर है कि अगर उन्होंने किसी ने नाम लिया तब उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां पुलिस तो उनको रक्षा देगी नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करेगी नहीं। एक बहुत बड़ा एक नेक्सस इस समय पश्चिम बंगाल में चल रहा है। ये एक उदाहरण सामने आया है कि आप देखें कि ये शाहजहां शेख का जो मामला है ये तो एक है, ऐसे सैकड़ों टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, अवैध धंधे कर रहे हैं, और तो पुलिस उनके खिलाफ कुछ करती नहीं है, इसलिए मालामाल हो रहे हैं। उदाहरण इस शाहजहां शेख का ही देख लो। ये शाहजहां शेख पहले सब्जी बेचता था, आज की डेट में करोड़ों का मालिक है। सारे जितने भी अवैध काम हो सकते हैं ये सब करता है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन अब ये नया ट्रेंड ममता बनर्जी की सरकार में एक चला है कि यदि कोई एजेंसी कुछ काम करे तो उसके ऊपर इसी तरह भीड़ भेज कर हमला कर दो। एफआईआर कराई गई है, लेकिन आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि जो ईडी के अधिकारी घायल हुए इन हमलों में, उनके ऊपर ही एफआईआर करा दी गई। और अब ताज्जुब नहीं होगा कि ये जो भीड़ में रोहिंग्या महिलाएं हैं, इनमें से कुछ ऐसी महिलाएं आगे आकर कहें कि अधिकारियों ने हमें छेड़ा, कुछ भी बोल सकती हैं। तो आपको बता दूं कि वो जो अधिकारी है अंकुर गुप्ता, सोमनाथ दत्ता, राजकुमार राम हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। और अब कहा जा रहा है कि साहब आपने जो है नियम का उल्लंघन किया, और उन पर धारा क्या लगाई है, आईपीसी की धारा 441 आपराधिक अतिक्रमण, और एक लगाई है 379 चोरी का इरादा, कि आप हमारे घर में घुसे, केयर टेकर के आधार पर एफआईआर करा दी है। सीधा अमित शाह को चुनौती है। अब ये केंद्र सरकार को सोचना है कि वो इसी तरह या तो अपराध होने दे पश्चिम बंगाल में, इन नेक्सस को फैलने दे, घुसपैठ होने दे, रोहिंग्याओं को आने दे, बांग्लादेशियों को आने दे, और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 42 लोकसभा सीटों को हारने भी दे, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है कि कोई घर से निकलकर भाजपा के लिए वोट देने के लिए निकलेगा। इनके गुंडे गली गली में खड़े होंगे और 10 दिन पहले ही बोले आएंगे, अगर आप में से कोई घर से निकला तो फिर देख लेना। धमकाते हैं। इनको ये पता होता है कौन बीजेपी का समर्थक है, पता लगा लेते हैं, बहुत तरीके कर रखे हैं। लोगों को फोन करेंगे, महिलाओं को बात करने के लिए भेजते हैं, हाँ बहन जी अभी अब बंगाला में बात करेंगे, लेकिन मैं वहां के लोगों की बता रहा हूं कि मोहल्ले में औरत आएगी इनकी और वो खड़ी हो जाएगी और महिलाओं की बात सुनेगी। वो कहेगी देखिए ममता दीदी की सरकार बहुत खराब है, और किसी ने कह दिया हाँ समझ लो उसका नाम नोट हो गया, अच्छा ये है जो दीदी का विरोधी है, इसका मतलब ये बीजेपी को वोट देगी, उसका नाम नोट हो गया, उसका घर का पता निकालेंगे, समझ लो फिर उसकी खैर नहीं है। अगर वो घर से वोट वाले दिन निकला तो पूरे घर को जला सकते हैं, रेप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरी तैयारी इस समय पश्चिम बंगाल में चल रही है, और इसलिए लोग डरे हुए हैं। और इसी तरह के हमले ये अब करवाने के पीछे की रणनीति ये है कि वो ये कह देना चाहते हैं कि देखो भाई तुम तो राष्ट्रपति शासन लगाने से रहे, तुम एक कमजोर शासक, हम तुमको सिद्ध करके दिखाएंगे, तुम्हारे से जो होता हो कर लो, हम तो ऐसे ही हमले करेंगे। तो खुलकर सीधा अमित शाह को चुनौती दे दी। अब देखना होगा अमित शाह इस चुनौती को कैसे लेते हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले क्या ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वहां से 42 सीटों में कुछ सीट वो जीत पाए। देखने लायक बात होगी। वंदे मातरम।